व्याकरण में अब आपको हम पाठ 1 का जो शेष भाग है, लिपि, बोली, व्याकरण इत्यादि, वो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, कल हमने आपको पढ़ाया था भाषा और उनके भेद, उनकी परिभाषाएं भी हमने बताई थी। आज हम आप लोग को उसी भाषा से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। ध्यान देंगे, भाषा में आपने सुना था लिखित और मौखिक, उसके भेद। एक भाषा का एक भाग और है जिसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं, परंतु इसका उतना उपयोग नहीं होता व्यवहारिक तौर पर, और इस सर्वसाधारण को सुलभ नहीं है। सर्वसाधारण यानी सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है। जैसे आप लोगों ने कई बार मूक बधिरों के लिए जो इसको सुना होगा, इशारे में बात करते हैं, समाचार देते रहता है तो समाचार देने के क्रम में एक व्यक्ति बोलते रहता है और दूसरा बगल में इशारे कर करके बतलाते रहते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग उसे नहीं समझ पाते, उसके लिए विशेष अध्ययन की जरूरत होती है, और हर जगह सांकेतिक भाषा संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी से मांगते हैं कि दूध दो और कोई मांगता है पानी दो, तो उस समय सामान्य रूप से अगर जो हम इशारा करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हम दूध के लिए इशारा कर रहे हैं या फिर पानी के लिए। हाँ, उसके लिए दूध और पानी के फिर विशेष रूप में आपको बताना पड़ेगा, जो कि सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से उसे समझ पाना थोड़ा सा कठिनाई है। तो इसलिए वह उसके रूप में, विशेष रूप में उसको जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आगे बताना चाहेंगे जो है बोली। ध्यान देंगे, बोली, पहले हम इसकी परिभाषा देख ली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली देखेंगे। नगरी, अवधि, ब्रज, ध्यान देंगे। बोली और भाषा में कोई खास अंतर नहीं है। हिंदी भाषा है और हिंदी का ही ये सारी चीजें, ये सारी भाषाएं जो हमने भी लिखी, ये भाषा ही है। लेकिन भाषा कब भाषा और कब बोली हो जाती है, ये मुख्य बात है। इसमें ध्यान देंगे विशेष रूप से। जब हम बोलते हैं कोई भाषा, तो भाषा बोलते हैं तो वह सीमित क्षेत्र में, सामान्य रूप से यह मान लीजिए उदाहरण तौर पर यह सिर्फ पालीगंज में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो वहां पर बोलने वाले में अंतर पड़ जाता है, उससे आगे बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा और अंतर पड़ जाता है। जैसे यह सुनने की चीज है, सुनेंगे तो महसूस हो जाएगा कि देखिए ये ऐसे बोल रहा है, वो व्यक्ति वैसे बोल रहा है। अब देखिए हम लोग बोलते हैं उदाहरण के लिए घरे चल बा, तो यहाँ पर एक मगही भाषा के रूप में बोल दिए। वही ब्रज भाषा में भी आप लोग पढ़ते होंगे सूरदास के मैं या मोरी मैं नहीं माखन खायो, उस भाषा। तो यहाँ पर अवधि रामायण जो देखते हैं, मंगल भवने मंगलम, तो रामायण जो है अवधि भाषा में लिखी गई है। तो अब उस समय क्यों नहीं लिखा गया कि अवधि भाषा क्यों बोल दिए, बोली क्यों नहीं कहा? बोली कहना चाहिए था कि अवधि बोली में लिखा गया है।
तो बोलने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वही चीज लिखित आ जाता है और उसका विस्तृत क्षेत्र में उसका फैलाव दूर दूर तक होने लगता है, एक सीमित क्षेत्र नहीं रह जाता, वह दूर तक फैल जाता है, तो वही बोली भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब तक वह सीमित क्षेत्र में होती है तब तक वह बोली होती है, और जब वह विस्तार रूप लेने लगे तब वह जो सो की उपभाषा, उसके बाद वह भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे काव्य, कोई बड़ा साहित्य लिख दिया जाए तो वही बोली भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि एक ध्यान देंगे, ये जो भाषा हिंदी है, तो हिंदी में देखिए मगही है, अवधी है, ब्रज है, ये सारी भाषाएं होते हुए भी हम इसे बोली कहते हैं, क्योंकि यह जो है सभी रूप में सभी जगह उपलब्ध नहीं है, यह सीमित क्षेत्र में होते हैं। इसीलिए यहाँ ध्यान देंगे, क्षेत्रीय यानी क्षेत्र के आधार पर निश्चित हो वैसी भाषा को ही हम बोली कहते हैं। इसमें अब आप लोग को कोई शायद कष्ट नहीं होगा, इस पर ध्यान देंगे। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग कई बार सुने होंगे सर मातृभाषा, ऐसे तो किताब में आगे विशेष नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको समझाने के लिए उन चीजों का प्रयोग कर देंगे। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, ये क्या है सर? वो क्या कोई और अलग चीज है? नहीं। भाषा जैसे क्षेत्रीय रूप में आता है, सीमित क्षेत्रों में आ जाता है, तो यही बोली बन जाती है। वैसे ही कोई भाषा जो सो कि उसके अपने माता पिता के द्वारा, माता पिता आस पड़ोस परिवेश में जब बोली जाती है तो वह, और वो अपनी भाषा जैसी माँ की तरह लगती है, उस भाषा को माँ की तरह मानते हैं, इसीलिए उसको हम मातृभाषा भी कह लिया करते हैं। यानी किसी भी देश की भाषा उसकी मातृभाषा हो सकती है। जैसे हमारे देश की भाषा जो है सो की मातृभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। ध्यान देने की चीज है कि राष्ट्रभाषा हिंदी कैसे है, तो राष्ट्र के द्वारा, संविधान के द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि इस भाषा को हम अपने देश की भाषा बनाएंगे, इसकी प्रधानता हमारे देश में होगी। यह संविधान के द्वारा जब निर्धारित कर दी जाती है तो वही भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में आ जाती है। इसलिए इसमें कोई दुविधा पैदा न करेंगे, ध्यान देंगे। भाषा, मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, इन सारे के बारे में बता दिए। फिर से एक बार ध्यान देंगे, मातृभाषा माता पिता के द्वारा यानी आस परिवेश में बोला जाता है, तो वही भाषा। अगर जो हम लोग कहें कि हिंदी हमारी राष्ट्र मातृभाषा है, तो हो सकता है विदेश वाले जहां अंग्रेजी होगी वो अंग्रेजी वाले बोलेंगे कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है। इसलिए कोई भी भाषा किसी भी देश की राष्ट्रभाषा या वह उसकी मातृभाषा हो सकती है। ऐसी नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो कोई जरूरी नहीं कि हिंदी जो है कि इंग्लैंड की मातृभाषा हो सकती है, नहीं। तो याद रखेंगे जो हमारे आस परिवेश में हो उसी को। आगे चलते हैं। इसमें अगला जो है, जब हम भाषा जान लेते हैं तो उसे लिखने के लिए भी कुछ न कुछ रूप होना चाहिए, क्योंकि सभी चीज एक जैसी नहीं लिखा जा सकते, और लिखने के लिए कोई पद्धति, कोई नियम का होना जरूरी है। उस नियम को हम जान लें, याद रखें, उसे हम लिपि कहते हैं। तो पहले लिपि की परिभाषा में नोट कर लेते हैं। जिन भाषा को लिखित
ठीक। ध्यान देंगे लिपि वाली परिभाषा पर ध्यान देंगे। जिन चिन्हों के माध्यम से भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब ध्यान देंगे चिन्ह, विद्यार्थी कृपया ध्यान देंगे, चिन्ह जो लिखा जाता है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी लिख दिया करते हैं गलत, उसे केंद्रित कर लेंगे। जैसे देखिए कहीं पर आप लोग लिख लेते हैं ऐसे, कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, कुछ लोग लिखते हैं ऐसे। विद्यार्थी ये जो सो की गलत रूप है, सिर्फ ये दोनों ही सही रूप हैं, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। ये जो दिया हुआ है यहाँ हलंत देते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि ह लिखते समय बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि यहाँ हलंत दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके और तब आप लिखेंगे। इसलिए चिन्ह यहाँ हलंत दिया हुआ है, इसे हलंत पर ध्यान देंगे। माध्यम जो पिछली बार बताएं साधन। भाषा को लिखित रूप देते हैं, ध्यान देंगे। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए उसकी का एक विशेष चिन्ह होता है। हम कैसे माने कि कौन सा चीज कैसे लिखा जाता है? अब जैसे देखिए ए लिखा हुआ है, इधर क लिखा हुआ है, तो हम इसमें अनेक तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चिन्ह देखिए इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, तो खास चिन्ह के द्वारा हम उस भाषा को खास रूप देते हैं। और उस खास रूप देने के लिए जब हम चिन्ह विशेष का प्रयोग करते हैं तो वही चिन्ह भाषा का माध्यम बन जाता है लिखित रूप देने का। इसीलिए इनको हम लिपि की संज्ञा देते हैं, अर्थात वे चिन्ह ही उस भाषा को रूप दे पाते हैं, इसलिए वही रूप लिपि के नाम से जाना जाता है। जैसे देवनागरी, ध्यान देंगे देवनागरी पर। देवनागरी लिखते समय बहुत सारे विद्यार्थी देवनागरी क यानी क जोड़ लिया करते हैं, जो कि गलत है। इसलिए देवनागरी ही लिखेंगे, देवनागरिक नहीं। रोमन, खरोष्ठी और भी बहुत सारी लिपियां हैं। आपको बता दूं लिपियों की संख्या अध्ययन के मुताबिक 400 थी, बहुत सारी तो लुप्त भी हो चुकी हैं। और लिपि, एक लिपि से एक भाषा नहीं, कई कई भाषाएं लिखी जाती हैं एक लिपि में। और वो लिपि जो सो की उदाहरण देख लें इससे, जैसे देवनागरी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन सी? संस्कृत है, हिंदी है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
अंग्रेजी है जो लिखी जाती है रोमन लिपि में। तो लिपि, एक लिपि में दो से अधिक भी भाषाएं हो सकती है, एक भी हो सकती है। ये तो लिपि पर निर्धारित होती है, भाषा पर निर्धारित होती है। आगे हम ध्यान देंगे इन, सबसे पहले फिर से कहेंगे विद्यार्थी, इस देवनागरी शब्द को बड़े ध्यान से देख लेंगे। देवनागरी, क नहीं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो लिपि जिन चिन्हों के माध्यम से भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्याकरण। अब आप पूछेंगे कि व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है। तो बहुत सारे विद्यार्थी, आप लोग शुरू से ही पढ़े होंगे कि भाषा की शुद्ध जानकारी के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। कौन सी शुद्धता, कैसी शुद्धता, आज हम उसी के कारण, उसी लिए हम उसी तरह की परिभाषा आपको देते हैं, ताकि फिर उसमें समझाने के लिए, विशेष समझने के लिए आप लोग को कठिनाई न हो। इसके लिए परिभाषा कुछ इस तरह देखें जो मैंने तैयार किया है। व्याकरण, ध्यान देंगे व्याकरण की परिभाषा में। जिस शास्त्र के द्वारा हम शुद्ध लिखना पढ़ना एवं उच्चारण के साथ बोलना सीखते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। ध्यान देंगे व्याकरण क्या है। तो जिस शास्त्र के द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना सीखते हैं
उसे व्याकरण कहते हैं। अब ध्यान देंगे इस पे कि शास्त्र क्या है। शास्त्र क्या है? शुद्ध का मतलब तो शुद्ध होता है, लेकिन कैसा शुद्ध? क्या शुद्धता? तो लिखना, पढ़ना एवं शुद्ध उच्चारण। ध्यान देंगे ये तीन जो शब्द हैं, ये तीनों शब्द पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। उच्चारण, पढ़ना, सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें शास्त्र। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र यहां पर शास्त्र तो जो बड़े रूप में नहीं, सामान्य रूप में शास्त्र का अर्थ होता है सिखाने वाला। जो हमें कुछ सिखाता है वो पुस्तकें, वो चीजें शास्त्र कहलाते हैं सामान्य रूप से। वो पुस्तक जो है, किताब जो है, किताब को शास्त्र कह ले, कोई दिक्कत नहीं है सामान्य रूप से। अभी हम व्याकरण पढ़ें, इसमें ये शास्त्र शब्द उस किताबों के लिए जो सिखाने वाला है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो वह शास्त्र जिससे हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना। अब आप कहेंगे कि सर पढ़ना और बोलना दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। पढ़ने और बोलने में कोई खास अंतर तो नहीं है। ध्यान दें, ये गलत है। बोलने में और पढ़ने में अंतर है। वो अंतर क्या है? जैसे पढ़ना, अभी हम यहां देखकर पढ़े जिस शास्त्र के द्वारा हम, तो ये हुआ पढ़ना। लेकिन जब हम आपके सामने बोल रहे हैं तो देख तो नहीं रहे, यूं ही बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो इस समय हम सिर्फ बोलने का प्रयोग कर रहे हैं। शुद्ध शब्द जो बोलते हैं वो सही अर्थ उसका निकल सके, उस सामने वाला सही तरह से समझ सके, इसकी जरूरत है। अब कहेंगे कि सर समझने की क्या हुई, वैसी बात है, कौन सी बात समझने के लिए? कैसे हम बोलेगा तो शुद्ध तो बोलेगा ही, हिंदी बोलेगा तो हिंदी ही बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा तो अंग्रेजी ही बोलेगा। ध्यान देंगे, आप जब छोटे बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अभी बोलना शुरू किए हैं या कुछ हल्का फुल्का बोल पाते हैं, उन बच्चों को ध्यान देंगे। कई बार आपने देखा होगा कि वो उच्चारण करते समय ट को त या त को ट बोलते हैं, यहां तक कि र को ल बोल लिया करते हैं। अब बताइए, अब हम उस समय क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको दिक्कत तो होगी। अगर जो ऐसा ही सयाना आदमी हो और बोले तो हम अंतर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उस समय आप कहेंगे कोई खास, अगर जो लिखना है तत्, तथा तत् शब्द का, या लिखना है तट शब्द का, अब उसमें हम कैसे उच्चारण समझ पाएंगे कि तट बोला है कि तट बोला है? र का उच्चारण करना है, उस समय यदि वो ल का उच्चारण करता है तो हम स्पष्ट कैसे समझ पाएंगे? हाँ, कई बार कह सकते हैं कि सामान्य रूप में बच्चा मेरे पास है तो समझ नहीं लेंगे, तब तो ऐसे गूंगे बच्चे को भी उसके माता पिता उसकी बात को समझ लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, और वो बच्चा भी अपने माता पिता की बात को समझ लेता है। तो इससे तो शुद्धता आएगी नहीं। इसलिए इन चीजों का सही से उच्चारण कैसे हो, जैसे र का उच्चारण करने के लिए इसका स्थान निर्धारित है मुख में, वो है मूर्धा। त का उच्चारण करने के लिए इसका जगह है कि कहां से इसका उच्चारण होगा, तो है। उसी तरह से ट का भी है, उसी तरह से च का भी है, उसी तरह से क का भी है, उसी तरह फ का, हर चीज का। तो इसके लिए उच्चारण का जानना जरूरी है, और शुद्ध उच्चारण जब तक नहीं होगा तब तक हम भाषा को
अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ नहीं होंगे, इसलिए इनका होना जरूरी है। अब आप आते हैं, एक बात और मन में प्रश्न आता है कि सर लिखना शब्द पहले क्यों लिखे, पढ़ना शब्द पहले क्यों नहीं लिखे? क्योंकि व्यक्ति पहले बोलना सीखता है तो पहले बोलना आपको लिखना चाहिए था, आप बोलना लिख लेते, उसके बाद लिखना लिखते, उसके बाद पढ़ना लिखते, ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि लड़का पहले बोलना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, तो आप उल्टी पलटी लिख दिए। ध्यान देंगे विद्यार्थी, माता पिता जब बोलते हैं, बच्चे से बात करते हैं, तो उस समय सबसे पहले बोलते हैं, उस समय उसे व्याकरण नहीं सिखाया जाता, उस समय उसका सही उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ ये कहा जाता है कि ये चीज जान ले बच्चा, ये माता मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, ये ध्यान दिलाने के लिए। उसमें व्याकरण पर ध्यान नहीं होता, उस समय उस शुद्धता पर ध्यान नहीं होता, उसके शुद्ध उच्चारण हो रहे हैं या नहीं, बस बच्चे हैं उन कम से कम बोलना सीख ले, बोल ले हमसे, ये बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बोल लेते हैं। उस समय उसके पास वो मस्तिष्क नहीं होता कि इन शुद्धता अशुद्धता को समझ सके, इसलिए। और पढ़ना लिखना तो बच्चे उसके बाद बोलना पहले सिखा लेते हैं, उसके बाद लिखना सिखा लेते हैं। लेकिन व्याकरण में जब हम पढ़ना जब शुरू करते हैं, उसके बाद पढ़ने की बात तो बहुत सारे लोग बोल कर पढ़ाते हैं। देखो ए लिखा हुआ है, जैसे ए और एप्पल, अ से अनार, वो बोलना सिखलाते हैं। बच्चा नहीं समझ पाता है अनार लिखा हुआ है कि नहीं, बस ए अ से अनार, उस समय लिखना सिखाते हैं। इस तरह तो आप ध्यान देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर जब व्याकरण शुरू करता है आदमी, पढ़ना जब शुरू करता है आदमी, पढ़ाई से जब जुड़ता है आदमी, तो सबसे पहले वह लिखना ही सीखता है कि क कैसे लिखा जाएगा, ख कैसे लिखा जाएगा, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद लिखने के लिए जब ध्यान आता है तो हम उसे बताते हैं कि देखो ऐसे क होता है, और इस तरह से फिर जब उसका उच्चारण में ध्यान दिया जाता है तब आगे चल के धीरे धीरे पढ़ता है। इसलिए मैंने इस पर ध्यान दिया। ध्यान देंगे इसमें सबसे पहली बात जो है वो ध्यान देने के लिए उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना सीखेगा तभी हो जाएगा। अब आप निश्चित है इसका उदाहरण खोजेंगे, इसके उदाहरण के लिए कुछ भी नहीं, जो भी आप लिख दें किसी भी किताब का नाम, वो किताब जो होगी वो व्याकरण होगी, ठीक है। इसलिए इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसके लिए उदाहरण कर सकते हैं व्याकरण क्या है, तो व्याकरण की किताबें। आगे अगला जो है इसके भाग, जो कि हम आप लोगों को आगे बतलाएंगे। तत्काल हम इसी जगह इसकी समाप्ति करते हैं, फिर बताएंगे, मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।